चलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम लोग जो 10वीं क्लास का मैथ होता है उसका तीसरा चैप्टर यानी जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए। इसके पहले हम लोग वास्तविक संख्या और बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है खास करके हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का कंसेप्ट जान लें, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर का कुछ कंसेप्ट देखते हैं। चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए रैखिक समीकरण का मतलब कि चर संख्या का अधिकतम घात कितना होगा, एक होगा। रैखिक का अर्थ होता है घात एक। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ना, उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा इसी फॉर्मेट में रहता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से पहले ये देखते हैं कि इसमें चर संख्या कौन। देखिए x एक चर संख्या, y एक चर संख्या, यानी कुल कितना चर संख्या दिखाई दिया आपको, दो, इसलिए इसका नाम है दो चर वाला। अब देखिए घात इसका, देखिए इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसलिए इसको कहा जाता है रैखिक, और इज इक्वल टू 0 है, उसको कहा जाता है समीकरण। तो इस चैप्टर में आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, दो समीकरण निकाय दे देगा, पूछ देगा आपसे कि इसका हल बताइए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा निकाय संगत है और कौन सा निकाय असंगत है। तो हमेशा संगत असंगत या हल को देखने के लिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होती है। जब दो समीकरण हमारे पास रहेगा तो हम आसानी से देख सकते हैं कि वह कैसे हो। चलिए हम दो समीकरण लेते हैं। एक समीकरण को हम मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण हम लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण है। इन दोनों समीकरण से ही हम लोग पूरे अपने दो चर रैखिक समीकरण का कंसेप्ट निकालेंगे, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पे जो अचर संख्या है वह a1 है, b1 है, c1 है। दूसरे समीकरण में a2 है, b2 है और c2 है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अनुपात देखेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का। तो पहला समीकरण देखिए a1 है बटा a2 होगा, बराबर b1 है b2 होगा, c1 है c2। यदि तीनों का अनुपात बराबर होता है तो आपसे पूछा जाएगा, जो दो समीकरण दिया हो और दोनों का अनुपात बराबर हो, आपसे पूछा जाए कि बताइए समीकरण का कितना हल होगा, तो हम बोल सकते हैं इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि समीकरण निकाय कैसा होगा, तो या तो हम कह सकते हैं संपाती, और यदि संगत और संगत में पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि ये संगत हो। अर्थात यदि इसका अनुपात बराबर है, अर्थात a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। यदि आपसे हल पूछता है कितना होगा तो अनेक हल। समीकरण निकाय कैसा होगा तो हम कह सकते हैं संपाती, या आपसे संगत असंगत में पूछता है तो हम कहेंगे संगत। दूसरा जो इस पर कंडीशन आता है, अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से ये देखेंगे। यदि हम दूसरा इसका कंडीशंस देखते हैं तो दूसरा कंडीशन आता है a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। यानी जो दूसरा कंसेप्ट है इसका, ये आपको देगा कि जो पहला का अनुपात है ना, वह दूसरे के अनुपात के बराबर नहीं होता है।
तो हमारा समीकरण का निकाय क्या होगा? यदि हल पूछेगा तो एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक x का वैल्यू होगा और एक y का वैल्यू होगा। यदि आपको पूछता है कि समीकरण निकाय कैसा होगा, तो हम इसको बोल सकते हो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का अर्थ हो गया कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक समीकरण दूसरे समीकरण को क्या करेगा, किसी न किसी बिंदु पर काटेगा, और वही कटान बिंदु x और y का मान होता है। यदि आपसे संगत असंगत पूछा जाएगा तो ये समीकरण निकाय भी आपका क्या होगा, संगत होगा। अर्थात a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 का समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अब तीसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तीसरा कंसेप्ट कहता है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। यानी पहला का अनुपात दूसरे के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन दूसरा का अनुपात तीसरा के बराबर नहीं होगा। तब हमसे पूछा जाएगा कि समीकरण कैसा होगा, तो इसका लिखेंगे हल में पूछेगा तो कोई हल नहीं। ऐसे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, अर्थात न x का वैल्यू निकलेगा और न ही y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कैसा है, तो इसको हम बोल सकते हैं समांतर है। क्या है, समांतर है। मतलब इसमें जो ग्राफ खींचेंगे, एक संख्या का जो ग्राफ, एक समीकरण का जो हम ग्राफ खींचेंगे और दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे के समांतर आएगा, यानी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं। और संगत और संगत में आपसे पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका समीकरण निकाय असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। तो ये आपका कुछ कंसेप्ट है जिससे कि आपसे ये पूछा जाता है कि समीकरण निकाय का हल कैसा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले कंसेप्ट में बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि पहले अगर जो एक समीकरण अगर जो हमेशा हमारे पास दिया हो, ऐसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक समीकरण दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यदि पूछा जाए कि इस समीकरण के कितने हल हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि एक समीकरण दिया होता है ना, तो हम चाहे तो जितना x का मान रखेंगे उतना y का मान निकल सकता है। अर्थात एक समीकरण दिया रहेगा तो हमेशा उसका हल अनेक होता है, अनेक हल होता है। यानी हम जितना x का वैल्यू रखेंगे उतना y का मान निकलेगा। ये हमेशा याद रखिए। जब दो समीकरण आपके पास देगा तब हम वो अपना कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम जस्ट पहले बताए। अब चलिए जो हम कंसेप्ट बताया उस पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए एक समीकरण दे दिया आपको 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक दे दिया आपको 4x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक समीकरण दे दिया। आपसे पूछे कि बताइए कि इसका हल कैसा होगा, तो हल में मान लीजिए कभी आपको ऑप्शन दे सकता है कि अनेक हल है, अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है। या आपसे पूछ सकता है समपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है। या आपसे पूछ सकता है संगत है या असंगत है। जो भी पूछेगा हम पहले इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, यानी 2/4 लिखेंगे बराबर। देखिए b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, 3/6 बराबर। c1 के जगह पे 7 है, c2 के जगह पे 14 है। इसको देख लेते हैं कटा करके। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तीनों का अनुपात बराबर है। अर्थात पहला होता है a1/a2, दूसरा होता है b1/b2
तीसरा होता है C1/C2। मतलब तीनों का अनुपात आपस में बराबर है। तो जब तीनों का अनुपात आपस में बराबर है तो हल होगा तो अनेक। यदि समीकरण निकाय पूछे आपसे तो हम कह सकते हैं संपाती। क्या बोल सकते हैं? संपाती। यदि संगत असंगत में पूछेगा तो हम क्या बोल सकते हैं? संगत। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण कह रहा है आपसे। तो रैखिक का मतलब ये होता है घात एक। और जब घात एक है तो पूछ रहा है इसका एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो रैखिक का घात कितना होता है? एक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि युग्मक समीकरण 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। एक समीकरण आपसे दिया है x + 2y = 7। दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 9। कह बताइए कि निकाय है। आपसे पूछा है कि असंगत है, अद्वितीय हल है या अपरिचित रूप से अनेक हल है या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको जांच करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2/4। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3/6। यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, इसको कटा देते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 5/9 तो कटेगा नहीं। 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 5/9। यानी ये कंडीशन है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ऐसे सिचुएशन में या तो असंगत होता है अन्यथा कोई हल नहीं होता है, या आपसे पूछेगा तो समांतर होगा। इन 3 में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है असंगत, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती हो। तो समपाती का मतलब क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखिए पहले जो आपको समीकरण दिया है वो है x + 2y = 7 और 2x + ky इज इक्वल टू 4। तो समपाती का है मतलब तीनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 बराबर 2/k बराबर 7/6। इसमें से कोई 2 लेके हल कर लेते, यही तो हम लोग लेते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा कैसे किया जाता है? तो पहला का ऊपर वाला का दूसरा के नीचे वाले से, फिर दूसरा का नीचे वाला पहला का नीचे वाला दूसरा के ऊपर वाला से। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? k और 2 दूना 4, यानी k का मान कितना होगा? 4 होगा। चलिए